नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन, बसा औक़ात किसी भी नेमत की अहमियत का अंदाज़ा तब होता है जब वो आपसे दूर हो जाती है, और कुछ ऐसा ही हुआ कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानियों के साथ कि जब मई के महीने में कोविड की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र कैनेडियन हुकूमत ने इंडिया और पाकिस्तान से आने वाली डायरेक्ट परवाज़ें बंद कर दी, जिसके बाद PIA की परवाज़ें कनाडा आना बंद हो गईं और कनाडा से गए हुए पाकिस्तानी मुश्किल का शिकार हो गए कि वो वापस अपने मुल्क नहीं लौट सके। जून की 21 तारीख को कैनेडियन हुकूमत ने 2 अहम ऐलानात किए, जिसमें पहला कि पाकिस्तान पे लगी हुई ये पाबंदी उठा ली गई, इंडिया पे पाबंदी बरकरार है, और साथ ही साथ जो दूसरा अहम ऐलान किया गया, जो फुल्ली वैक्सीनेटेड कैनेडियंस होंगे उनके लिए ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस में कुछ नरमी का ऐलान किया गया। इस हवाले से नाज़रीन आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे, और मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे जनाब फैसल मजीद साहब, जो सीनियर एनालिस्ट भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, और हमारे साथ डॉक्टर एहसानुल्लाह वड़ाइच साहब भी मौजूद होंगे, क्योंकि दूसरी जानिब एक और भी मसला चल रहा है नाज़रीन कि जिन लोगों को पहली डोज़ फाइज़र की लगी और जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं दूसरी डोज़ के इंतज़ार में हैं, जिस तरह से फाइज़र की परसेप्शन जो बनी या बना दी गई कि सबसे बेस्ट वैक्सीन वही है, लेकिन अब वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से, डिलीवरी डिले की वजह से मॉडर्ना जो है वो लगाई जा रही है कनाडा के बड़े सूबे ओंटारियो में। इस हवाले से भी लोगों के बहुत सारे सवालात हैं कि पहले तो मुहिम चलाई गई कि लोगों को वैक्सीनेशन के लिए आमादा किया जाए, अब जब वो लगाने के लिए तैयार हुए और दूसरी डोज़ की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से लोग फिर सवाल जवाब का शिकार हैं। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने दोनों मोहतरम गेस्ट को वेलकम करूंगा। जनाब, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने आज मुझे अपना वक्त दिया। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। थैंक यू। सबसे पहले मैं फैसल साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये आप बताइए कि जो 21 तारीख को 2 अहम ऐलानात हुए, उसमें पहले तो जो डायरेक्ट फ़्लाइट वाला मामला है इसकी थोड़ी तफसीलात से हमें आगाह कीजिए, और साथ ही साथ फिर जो फुल्ली वैक्सीनेटेड कैनेडियंस के हवाले से जो नरमी का ऐलान किया गया है उस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को तफसीलात बताइए। बहुत शुक्रिया वैस भाई, आपने अपने इंट्रो में एक बहुत खूबसूरत लफ्ज़ यूज किया है, नेमत, जिसका आपने तस्करा भी किया है कि जब नेमत नहीं होती तो उसकी जो कमी है उस वक्त महसूस की जाती है। बिलाशुबा आपने ठीक कहा है कि PIA यहाँ जो कनाडा में पाकिस्तानी कैनेडियन कम्युनिटी के लिए वाकई एक नेमत है, क्योंकि ये वाहिद फ्लाइट है जो डायरेक्ट कनाडा से पाकिस्तान जाती है और आती है। तकरीबन 13-14 घंटे की मसाफत में आप पाकिस्तान जा सकते हैं। जब 2 माह पहले ये बंद हुई तो उसके बाद लोगों को इससे अंदाजा हुआ कि वाकई ये एक नेमत से कम नहीं थी। जैसे कि आपने इंट्रो में बताया कि 21 जून को कनाडा की गवर्नमेंट ने 2 अहम ऐलानात किए हैं, जिसमें तो एक जो PIA की बंदिश थी उसको खत्म कर दिया गया है। इंशाअल्लाह 25 जून से पहली फ्लाइट जो है पाकिस्तान से कनाडा में लैंड करेगी। ये बहुत बड़ा ऐलान है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कैनेडियन कम्युनिटी के लिए खुशखबरी भी है। इस हवाले से जब आपको याद होगा वैसे जब बैन किया गया था 2 माह पहले, तो पाकिस्तानी कैनेडियन कम्युनिटी की तरफ से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस और बहुत ज्यादा एहतजाज भी हुआ था कनाडा गवर्नमेंट के साथ कि पाकिस्तान में केसेस की तादाद इतनी ज्यादा नहीं है, पाकिस्तान को क्यों बैन किया गया था। बिलाखिर जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का उनका मौकफ था कि चूंकि परसेंटेज जो है पाकिस्तान में वो बहुत ज्यादा है, इस वजह से हमें ये जो फैसला जो सख्त फैसला लेना पड़ा। बहरकैफ 21 जून को अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने PIA को दोबारा अलाउ कर दिया है। लेकिन इसमें चूंकि पहली फ्लाइट 25 जून को आ रही है, और जो दूसरा ऐलान आपने जैसे तस्करा किया अपने इंट्रो में, दूसरा ऐलान है कि जो फुल्ली वैक्सीनेट लोग हैं जिनको दूसरी डोज जो है 14 दिन पहले मिल चुकी होगी, उनके लिए यहाँ पे जो क्वारंटीन के जो रूल्स हैं वो फॉलो करने नहीं होंगे। लेकिन पहली फ्लाइट चूंकि 25 को आ रही है, और ये जो नए रूल्स हैं फुल्ली वैक्सीनेशन के रूल्स हैं ये 5 जुलाई को वो इम्प्लीमेंट होंगे, यानी कि 6 जुलाई हो जाएगा, उस वक्त इम्प्लीमेंट होंगे। तो अब क्वेश्चन मार्क आता है कि जो 25 को फ्लाइट यहाँ पे आ रही है, अगर कोई दोस्त फुल्ली वैक्सीनेट है पाकिस्तान से आ रहे हैं, क्या उन पे ये नया रूल लागू होगा कि नहीं होगा? ये फुल्ली वैक्सीनेशन का रूल उन पे लागू नहीं होगा। उन पे वो पुराना ही जो क्वारंटीन का लॉ है, यानी कि उनको सबसे पहले 72 आवर्स पहले अपना PCR टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे एयरपोर्ट पे आके भी उनका टेस्ट होगा, उसके बाद 3 दिन के लिए होटल में क्याम होगा उनका, और 3 दिन के बाद 14 दिन का जो क्वारंटीन का लॉ है वो उनको फॉलो करना होगा, और 14 दिन
8 दिन बाद दोबारा उनका PCR टेस्ट किया जाएगा। वो जो क्वारंटीन का लॉ है 25 जून को आने वाले तमाम पाकिस्तानी दोस्तों पे, पाकिस्तानी कैनेडियन दोस्तों पे लागू होगा। अब 5 जुलाई को जो वैसे जो रूल लागू हो रहा है फुल वैक्सीनेशन का, उसमें गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने कहा है कि आपकी जो वैक्सीन है फुली वैक्सीनेट हो और 14 दिन पहले दूसरी आपको डोज लग चुकी हो, और जो वैक्सीनेशन है वो हेल्थ कनाडा से अप्रूव्ड हो। अब हेल्थ कनाडा से आपको भी मालूम है 4 वैक्सीनेशन अप्रूव्ड है, फाइजर है, मॉडर्ना है, एस्ट्राजेनेका है और जॉनसन एंड जॉनसन है। 5वीं यहाँ पे अप्रूवल नहीं है। और जिन दोस्तों ने फुली वैक्सीन है लेकिन चारों के अलावा कोई और वैक्सीन ली हुई है और उनके पास प्रूफ भी है, उन पे भी वो क्वारंटीन के जो आज की डेट में लॉज है, रूल्स है, वो फॉलो करने लाजम होंगे। और किसी दोस्त ने वैसे भी अगर एक डोज भी ली है वैक्सीनेशन की, यहाँ से एक डोज लेके पाकिस्तान चले गए हैं और वो 5 या 6 जुलाई को वापस आ रहे हैं, तब भी उन पे जो क्वारंटीन का आज का रूल्स है वो फॉलो करना लाजम होगा। अच्छा, एक और चीज नोट कीजिएगा, वैसे भी क्विकली आपके नाज़रीन के साथ शेयर करता चलूं, जो दोस्त फुली वैक्सीनेशन हो चुकी है और 5 जुलाई के बाद वापस आ रहे हैं, सबसे पहले उनको PCR टेस्ट जो है वो 72 आवर पहले लेना होगा। फिर आपका जो सर्टिफिकेट है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, वो जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का अराइव कैन है उस पे आपको अपलोड करना होगा। और साथ साथ आपको जो सूटेबल क्वारंटीन प्लान है वो भी बताना होगा जी। उसकी रीजन ये है कि जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे तो यहाँ पे भी आके आपका टेस्ट होगा, और अगर खुदा ना खास्ता आपका टेस्ट पॉजिटिव हो गया तो आपको तमाम क्वारंटीन के लॉज दोबारा फिर फॉलो करने पड़ेंगे। इसलिए ये बहुत अहम चीज है कि जो भी दोस्त आ रहे हैं फुली वैक्सीनेट होने के बावजूद, उनको जो अराइव कनाडा पे अपने जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो 72 आवर पहले सबमिट करना होगा। बिल्कुल ठीक जी। फैसल भाई, आपने बड़ी तफसील से बताया। और नाजरीन, थोड़ा सा मैं आपको रिकैप कर दूं। देखिए, बाज़ औक़ात हम हेडलाइंस को देखते हैं और आपने देखा कि 5 जुलाई से जो है वो क्वारंटीन के रूल्स ख़त्म हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। इसकी तफसील आपको अभी हमने बताई। उसमें पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि कनाडा की अप्रूव्ड वैक्सीन जो 4 फैसल साहब ने आपको गिनवाई हैं वो होना ज़रूरी है। और जो लोग पाकिस्तान में जानते हैं इस वक्त वहाँ पे फाइज़र और मॉडर्ना इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है, तो आपने अपना जहन यही बनाना है कि आपको यहाँ पे आके क्वारंटीन के रूल्स जो है वो आप पे लागू होंगे। और अगर आपको वो जो है वो वैक्सीन मैसर आ जाए तो ट्रैवल से 14 दिन पहले वो वैक्सीन आपकी लगी होनी चाहिए। और जैसे फैसल साहब ने कहा कि जो कस्टम ऑफिसर है, जब आप ये प्रूफ जमा कराएंगे, ये उसकी सवाबदीद होगी कि वो आपको एग्जाम्शन देता है कि नहीं देता है, क्या आप तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं या नहीं करते। इस हवाले से थोड़ी सी और बात करेंगे कि स्टूडेंट्स का क्या होगा, या वो लोग जिनको अभी नए नए वीज़ाज़ मिले हैं, परमानेंट रेजिडेंसी उनको मिली है, क्या अब वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते। लेकिन डॉक्टर एहसानुल्लाह साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये बताइएगा कि जो फुल्ली वैक्सीनेटेड कैनेडियंस की बात हो रही है और 4 वैक्सीन्स की बात हो रही हैं, अब सेकेंड डोजेज़ यहाँ पर खुल चुकी हैं, लेकिन फाइज़र की जो है वो डिलीवरी की डिले की वजह से अब ये कहा जा रहा है कि सेकंड डोज मिक्स एंड मैच की जा सकती है। तो इस हवाले से किस तरह से हमारे नाजरीन इस मखमसे से बाहर निकलें और आमादा हों कि सेकंड डोज जो है वो मॉडर्ना की लगाने में कोई हरज नहीं है। जी, अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। ये बड़ा ही रेलेवेंट क्वेश्चन है कि इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जैसे अब फाइजर की जो है वो शॉर्टेज है और उसकी सप्लाई जो है वो ऑन टाइम नहीं आई, तो अब मिक्स एंड मैच का जो रिकमेंडेशन की गई है, तो ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये दोनों जो वैक्सीन हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो सेम है। ये एक तरीके से काम करती हैं, यानी ये RNA वैक्सीन है। तो इसको ये बिल्कुल रिकमेंडेड है ये कि जो जिन लोगों को पहली डोज फाइजर की मिली है वो बिल्कुल इत्मीनान के साथ दूसरी डोज जो है वो मॉडर्ना की लगवा सकते हैं। और मॉडर्ना जो है वो इसी लिहाज से भी इज नॉट इंफीरियर फ्रॉम द फाइजर इन एनी एस्पेक्ट। तो 1-2% का 3% का जो है वो एफिकेसी का फर्क विच इज नॉट सिग्निफिकेंट, तो उसके लिए जो है वो प्रोटेक्शन का होना, जल्दी प्रोटेक्शन का होना, जल्दी फुली वैक्सीनेटेड होना, इसमें जो बेनिफिट्स हैं वो आउटवे करते हैं कि हम खास तौर पे फाइजर का वेट करते रहें। तो ये सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, सेम RNA वैक्सीन हैं, उनको जरूर लगवानी चाहिए। दूसरा, जिन लोगों ने फर्स्ट डोज एस्ट्राजेनेका की लगवाई है वो भी सेकंड डोज जो है उनके लिए भी मिक्स एंड मैच हो सकता है।
तो उनको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि उनको भी अगर अवेलेबिलिटी है मॉडर्ना की और वो एस्ट्राजेनेका नहीं लगवाना चाह रहे तो उनको मॉडर्ना जो है वो लगवानी चाहिए जरूर। डॉक्टर साहब, फिर जो 12 से 17 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी यही रूल है या उनके लिए फाइजर पे फाइजर ही लगना जरूरी है? जी, उनके लिए फाइजर पे फाइजर लगना जरूरी है, इसीलिए शायद गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जो है उनके लिए उनको प्रायोरिटी पे रख रही है फाइजर की डोजेस के लिए। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि स्कूल के लिए भी जब स्कूल खुलेगा सितंबर में तो उसके लिए भी बिकॉज 12 to 17 जो एडोलेसेंट लोग हैं ये स्कूल गोइंग एज है, तो इसलिए शायद उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा अवेलेबिलिटी के ऊपर भी। तो इसलिए मैं अपनी कम्युनिटी को स्ट्रांगली ये एडवाइस करूंगा कि फाइजर के ऊपर जो ये जो मिथ बन गई है इससे बाहर आएं और जो है वो सेकंड डोज मॉडर्ना की लगवाएं, और उसके लिए कोई रिपीट करने की भी जरूरत नहीं है। एक फाइजर की दूसरी मॉडर्ना की, व्हेन यू आर कंसीडर्ड फुली वैक्सीनेटेड। फुली वैक्सीनेटेड, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। फैसल साहब ये बताइएगा, 2-3 और हमें सवालात लोगों के जहन में हैं, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें सबसे पहले उस हवाले से कि जो पाकिस्तान से अब कैनेडियंस जो वापस आना चाहते हैं, अच्छा जब फुली वैक्सीनेटेड की बात हो रही है तो हम कैनेडियन सिटीज़न और कैनेडियन रेजिडेंट्स की बात कर रहे हैं, विजिटर्स की बात नहीं कर रहे। तो ये बताइए कि डायरेक्ट फ़्लाइट्स तो PIA की खुल गई, लेकिन बीच में जब ये पाबंदी थी तो इनडायरेक्ट फ़्लाइट्स के ज़रिए आना अलाउ था, लेकिन आपको ट्रांजिट पे PCR टेस्ट दोबारा करना पड़ रहा था। तो अब वो लोग जिनकी मुख्तलिफ PIA से हट के दीगर एयरलाइंस की टिकटें हैं, तो क्या उनको पाकिस्तान की PCR के बाद ट्रांजिट में तो PCR की ज़रूरत नहीं है? जी, अगर तो आप अगर सर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, अगर जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि जहां तक आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, इस सिचुएशन में तो आपको आपके जहां से ओरिजिन कनाडा पे आ रहे हैं वहां पे जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं हैं और विया किसी और कंट्री से आ रहे हैं, तो जिस कंट्री से भी आ रहे हैं वहां से आपको दोबारा से आपको टेस्ट PCR टेस्ट लाजम करवाना होगा, क्योंकि जो क्वारंटीन के लॉज हैं, देखिए वैसे भाई जो क्वारंटीन के रूल्स हैं जो आज चल रहे हैं वो उस वक्त तक उन पे इम्प्लीमेंट होंगे जब तक वो फुली वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते। अच्छा, तो अगर आप फुली सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं इजाफा कर दूँ। आप गालिबन शायद उन पैसेंजर्स के हवाले से बात कर रहे हैं कि जो ट्रांजिट से उन कंट्रीज़ में बाहर निकलेंगे, दिन स्पेंड करेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन वो पैसेंजर्स जो सिर्फ ट्रांजिट कर रहे हैं इस्तांबुल से या मिडिल ईस्ट में किसी कंट्री से, तो अब ये पाबंदी उठ जाने के बाद पाकिस्तान से किया जाने वाला PCR टेस्ट उनके लिए काफ़ी होगा कनाडा में एंटर होने के लिए। तो ये एक और तब्दीली थी, जो लोग परेशानी का शिकार थे उनकी इतला के लिए अर्ज़ है। और जो फैसल साहब जो बात कर रहे हैं, अगर आप इस्तांबुल उतर गए, 1 दिन 2 दिन आपने वहाँ घूम फिर लिया, तो जाहिर सी बात है आप पे एक और PCR टेस्ट लागू हो जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक क्विक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके और बहुत सारे टॉप ऑफ माइंड सवालात हैं। ये तो बात हो रही है कि पाकिस्तान से जो कैनेडियंस वापस आना चाहते हैं उनके लिए इसमें क्या मैसेजेस हैं इन 2 ऐलानात के अंदर, लेकिन वो लोग जो अब जबकि नॉन एसेंशियल ट्रैवल अभी भी डिस्करेज किया जा रहा है, लेकिन इन नरमियों के बाद बहुत सारे लोग अब पाकिस्तान समर वेकेशन गुजारने के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए इन ऐलानात के अंदर क्या इम्प्लिकेशंस हैं और किन चीज़ों का उनको ख्याल रखने की ज़रूरत है ताकि वापस आके उनको क्वारंटीन ना करना पड़े या दीगर और उन मसाइल का सामना ना करना पड़े जो बहुत सारे पाकिस्तानी बड़े अरसे से इन मसाइलों को झेल रहे हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद भी हमारे साथ रहिएगा, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हमारा रवैया और तर्ज अमल दोनों जन्म लेते हैं हमारे एहसासात और जज्बात से, जो वजूद पाते हैं हमारी सोच और नुक्ता नज़र से। मुस्बत सोच रखना और हर मामले में नुक्ता फहम होना बनता है बाइस इंसानों और माशरों के दरमियान अच्छे बाहमी ताल्लुकात का और अदम बर्दाश्त का। तो आइए शामिल हो जाएं मुस्बत सोच के इस सफ़र में। देखिए प्रोग्राम नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ सिर्फ जियो TV पर। कनाडा सरमायाकारी के लिए जन्नत। टोरंटो की गुंजान आबादी के बायस अब आबादकारी दूसरे शहरों में, ओटावा, ब्रैम्पटन, मिसिसागा,
किंगस्टन और दीगर शहर अब सरमायाकारी और आबादकारी के लिए आइडियल। आप कमर्शियल, रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का इरादा रखते हो तो टीम ऑफ सैयद को एक दफा कॉल लाजमी कीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके सरमाए का सही इस्तेमाल कहाँ है। लंदन, साउथ एशिया, फॉर ईस्ट, मिडिल ईस्ट, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की रियल एस्टेट मार्केट का 25 साल तजुर्बा रखने वाली सैयद टीम को कॉल कीजिए 613-276-0398। सैयद टीम, कोस्ट टू कोस्ट रियल एस्टेट विद रॉयल स्टार रियल्टी। नाज़रीन वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहे। आज हम बात कर रहे हैं कनाडा में जो हुकूमत ने 21 जून को इक़दाम किए हैं कि PIA से जो पाकिस्तान से आने वाली डायरेक्ट परवाज़ें हैं कनाडा में उन पर जो लगी पाबंदी थी वो उठा ली गई, और जो फुली वैक्सीनेटेड कैनेडियंस हैं उनके लिए जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं उनमें जो नरमियाँ वाक़ई की गई हैं उस हवाले से हम आज बात कर रहे हैं नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सवाल किया था फैसल साहब से, वो ये था कि ये बताइए कि हमने ये तो बात कर ली कि जो कैनेडियंस पाकिस्तान में फंसे हुए हैं अब जो वापस आना चाहते हैं PIA के ज़रिए डायरेक्ट फ़्लाइट से आ जाएंगे, या अगर इनडायरेक्ट फ़्लाइट्स के ज़रिए भी आते हैं तो अब उनको ट्रांजिट में PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ वो एयरपोर्ट पर ट्रांजिट कर रहे हैं, पाकिस्तान से उन्होंने टेस्ट करवाया हुआ है। ये तो हो गया। फैसल साहब ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स हैं और जिनको नया PR जो है वो मिला है, चाहे वो स्पाउसल केस के अंदर हैं या जो है वो स्किल्ड क्लास इमिग्रेशन केस के अंदर है, क्या अब वो जून 21 के बाद कनाडा में दाखिल हो सकते हैं? अच्छा, इसमें वैसे ही जो हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने जो अनाउंस किया है कि जिनका PR 18 मार्च 2020 या उससे पहले मिला हुआ है वो सब लोग जो हैं वो 21 जून के इस फैसले के बाद कनाडा में आ सकते हैं। ये जो हमें रिसेंटली उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि सब वो लोग जिनको PR कार्ड 18 मार्च 2020 या उससे पहले मिला हुआ सबके सब इस वक्त वो आ सकते हैं। और दूसरा ये है, लेकिन जब वो आएंगे तो उनको जो तमाम क्वारंटीन के रूल्स हैं जैसे आज के रूल्स चल रहे हैं सबके सब उनको फॉलो करने होंगे। दूसरा आपका क्वेश्चन था स्टूडेंट के हवाले से। अभी जो स्टूडेंट के हवाले से जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अगर ये इफेक्टिव हुआ है 20 अक्टूबर 2020 को कि जिनके पास वैलिड स्टडी परमिट है या लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन है जो कि किसी जिन स्टडी परमिट का अप्रूव्ड हो वो आ सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि यू मस्ट बी अटेंडिंग ए डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन with a COVID-19 readiness plan approved by its provinces or territories. तब जिनके पास स्टडी परमिट के साथ साथ DLI परमिट होगा along with the readiness plan, उस सूबे का या टेरिटरी का यस वो स्टूडेंट भी आ सकते हैं। जिनके पास DLA नहीं होगा उनको अलाउ नहीं है, या जिन स्टूडेंट्स के यहाँ पे दाखिले हो चुके हैं जिनकी क्लासेस सस्पेंड या कैंसिल हो चुकी है उनको अभी अलाउ नहीं किया जा रहा, अब वो कनाडा में है। इस हवाले से ये जो रीसेंट अनाउंसमेंट है यहाँ जो इमिग्रेशन मिनिस्टर ने की है जी बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आप ये बताइएगा कि आप सुबह शाम ज़ाहिर है मरीज़ों को देखते हैं, लोग आपके पास वैक्सीनेशन के लिए भी आ रहे हैं, समर वेकेशन जो है वो शुरू हो चुकी हैं यहाँ पर, अब ये जो नरमियाँ थोड़ी सी वाक़ई हुई हैं इसके पेश नज़र बहुत सारे लोग चाहेंगे और चाह भी रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाएं, समर वेकेशन वहाँ गुजारें, जबकि हुकूमत ने क्लियरली ये कहा है कि नॉन एसेंशियल ट्रैवल अभी भी जो है वो हाईली डिस्करेज्ड है। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, वैसे मैं इसके लिए इसको एंडोर्स करूंगा कि नॉन एसेंशियल ट्रैवल जो है जैसे सिर्फ छुट्टियां गुजारने के लिए इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपको कोई ज़रूरी काम है, एसेंशियल काम है, तो उसी के लिए जो है ट्रैवल जो है उसको उसका प्लान बनाएं, वरना जो है अपना कोशिश करें कि अगर आपका गुजारा हो सकता है ना जाए तो इसको मतलब इसको डेफर करें ताकि थोड़े हालात और बेहतर हों। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि जो लोग जाना चाहते हैं चाहे एसेंशियल या नॉन एसेंशियल, जाहिर है हर एक की एसेंशियल नॉन एसेंशियल की डेफिनेशन अपनी है, डेफिनेशन भी अपनी है जी। तो ये बताइएगा कि जो PCR टेस्ट है वो एक और रुकावट है यहाँ पे कनाडा में $200 से $400 तक का भी जो है वो एक बंदे का PCR टेस्ट किया जा रहा है। तो आपके नॉलेज में कोई ऐसा तरीका हो कि जहाँ पे या तो फ्री में ये टेस्ट होते हों या कम खर्चे में फैमिलीज ये टेस्ट करवा पाएं? जी, एक टोरंटो पीयर्सन एयरपोर्ट पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि
ایک ریسرچ اسٹڈی کر رہی ہیں, تو وہاں پہ اگر آپ کی ایلیجبلٹی ہو تو ان کو آپ گوگل کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک اسٹڈی کر رہے ہیں کہ ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ جو کہ رائٹ اوے جس کا رزلٹ آتا ہے, اور پی سی آر کی ٹیسٹنگ میں کیا کوریلیشن ہے, اس کے رزلٹ میں کتنی ایکوریسی ہے. تو اگر وہاں پہ اگر آپ ان کو رابطہ کریں تو ان کو ان ٹائم یعنی فلائٹ سے پہلے, تو وہ جو ہے ٹورنٹو پیئرسن ایئرپورٹ کے اوپر جو آرگنائزیشن ہے وہ آپ کا ریپڈ ٹیسٹ لیتی ہیں, تو وہ رزلٹ بھی آپ کو اس کے لیے آپ کو ای میل کر دیتی ہیں ٹریول کے لیے جی. تو اس کو صرف وہی ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ ابھی جو ہے فری آف کاسٹ آپ کو آفر کر رہی ہے. اس کے علاوہ تو ابھی کوئی فری آف کاسٹ اور میرے ذہن میں نہیں ہے, میرے علم میں نہیں ہے. جی بالکل. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی اسکرین پہ بھی جو ہے وہ ویب سائٹ کا ایڈریس آ رہا ہے. ٹورانٹو پیئرسن ایئرپورٹ پہ جو ڈپارٹنگ پیسنجرز ہیں ان کے لیے سہولت فراہم کی گئی ہے کہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ آپ پی سی آر ٹیسٹ کروا سکتے ہیں, جس کا 12 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ رزلٹ آپ کو مل جاتا ہے. لیکن جب ہم نے ان کو ٹیلی فون کال کی, ہم نے ان کی ویب سائٹ پہ جا کے رجسٹر کرنے کی کوشش کی, تو وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ پیک چل رہے ہیں, کوئی بھی سلاٹس ان کے پاس اویلیبل نہیں ہیں. یعنی آپ کو بار بار کوشش کرنی پڑے گی. اگر آپ کو مل گئی تو آپ لکی ہوں گے کہ آپ کی $200 یا $250 آپ کے سفری اخراجات میں بچ جائیں گے. فیصل بھائی یہ بتائیے گا کہ اب دوسرا جو سوال ہے یہاں سے پاکستان جانے والے لوگوں کا, وہ یہ ہے کہ چلیں ایڈلٹس کو تو سیکنڈ ڈوز مل رہی ہے, چاہے فائزر کی ملے چاہے مڈرنا کی ملے. ابھی حکومت نے 12 سے 17 سال کی عمر کے بچوں کے لیے, یوتھ کے لیے سیکنڈ ڈوز کی سلاٹس کھولی نہیں ہیں. اب اگر یہ لوگ پاکستان چلے جاتے ہیں اور حکومت کہتی ہے کہ فلی ویکسینیٹڈ لوگ جب واپس آئیں گے تو 3 دن ہوٹل اور 14 دن گھر کا کوارنٹین نہیں کرنا پڑے گا, تو ایسے کیس میں ہسبینڈ وائف کو تو سیکنڈ ڈوز لگ گئی اور جن کے بچے ہیں ان کو نہیں لگی, تو ان کے لیے حکومت نے کیا کہا ہے؟ بس بھائی جو بچے انڈر 12 ہیں جب وہ واپس آئیں گے تو ان کو ہوٹل کا تو وہاں پہ 3 دن کا ان کو ایگزمپشن ہے, لیکن ان پہ لازم ہوگا ان بچوں کے گھر پہ 14 دن کا کوارنٹین اپنا پورا کریں. اس میں ایگزمپشن بالکل نہیں ہے. جو انڈر 12 بچے ہیں ان پہ ایگزمپشن نہیں ہے. لیکن اگر کوئی 12 سے ابو بھی بچہ ہے اور فلی ویکسینیٹڈ نہیں ہے, ایک ویکسین لگی ہے, تو اس کے لیے بھی لازم ہوگا کہ وہ ہوٹل سے تو ایگزمپشن مل گئی 3 ڈیز کی, لیکن گھر میں ان کو 14 دن کا کوارنٹین کرنا لازمی ہوگا. ایک اور چیز میں بڑی اہم خبر جو آپ کے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی نے ویس بھائی اگر کسی نے ویکسینیشن سٹیٹس کا فالس انفارمیشن پرووائڈ کی گورنمنٹ آف کینیڈا کو, کسی بھی دوست نے فالس انفارمیشن پرووائڈ کی, تو اس کو $7.5 لاکھ یا 6 ماہ کی قید یا دونوں ہی ہو سکتے ہیں انڈر دا کوارنٹین ایکٹ اور پروسیکیوشن انڈر دا کرمنل کوڈ آف فارجری. تو یہ بہت اہم ہے, ہم سب کو اس چیز کو خیال کرنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے بھی اس قسم کی غلط پریزنٹیشن کی تو اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے سب قسم کے اقدامات کرنے کا پروگرام رکھتی ہے اور سخت سزائیں دیں گی. یہ کرمنل ایکٹ اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا. تو اس کے لیے اسپیشل میں ریکویسٹ کروں گا کہ خدا نہ خواستہ کسی قسم کی غلط انفارمیشن جو ہے گورنمنٹ کینیڈا کو جب واپس آتے ہیں تو بالکل نہ دی جائے. بالکل. دیکھیے جھوٹ تو ویسے بھی نہیں بولنا چاہیے, اور یہ تو ایک بہت بڑا معاملہ ہے, اور اس میں ظاہر ہے آپ کی عزت بھی ہے, آپ کے ملک کی عزت بھی ہے, اور بہت ساری چیزیں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں, اور کینیڈینز کی سیفٹی جو ہے وہ یا انسانوں کی سیفٹی آپ کے لیے بھی نمبر 1 ہونی چاہیے. ناظرین, جس طرح فیصل صاحب نے کہا کہ وہ بچے جن کو سیکنڈ ڈوز نہیں لگی ہے, چاہے 12 سے نیچے ہیں یا 12 سے 17 کے درمیان ہیں, تو 21 جون کے حکومت کے اعلان کے مطابق جو اگر ہسبینڈ اینڈ وائف فلی ویکسینیٹڈ ہیں تو ان کے جو ڈپینڈنٹ چلڈرن ہوں گے جن کو سیکنڈ ڈوز ابھی نہیں ملی ہے, ان کے اوپر بھی ہوٹل کا 3 دن کا کوارنٹین جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگا, لیکن ان کے لیے گھر جا کے 14 دن کا کوارنٹین کرنا مسٹ ہوگا. ہوپ فلی آپ کو یہ جواب بھی سمجھ آ گیا ہوگا. وہ لوگ جو جانا چاہتے ہیں دوسری ڈوز کے لیے پریشان ہیں, اگر نہیں ملتی تو یہ اس کا آپ نے جواب سن لیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ اب ہم پوسٹ پینڈیمک کی بھی بات کرنا چاہیں گے آگے چل کے. اب جو ہے وہ چیزیں آہستہ آہستہ اوپن ہونا شروع ہو گئی ہیں, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو سینئرز ہیں یا جو ہمارے اور کمیونٹی کے ممبرز ہیں ان کی اس حوالے سے جذبات اور خیالات کیا لگ رہے ہیں آپ جب ان سے ملتے ہیں تو؟ جی ابھی سارے لوگ چونکہ
वेट कर रहे हैं कि कब जो ना ये सारी चीजें खुलें, और टू बी ऑनेस्ट जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनकी ज़हनी अमराज जो हैं उनमें इजाफा हुआ है, और चूंकि इंसान जो सोशल एनिमल है तो उसकी वजह से लोग काफी बेताब हैं कि ये सारी चीजें खुलें। इंशाल्लाह अभी 20% कैनेडियंस आर फुली वैक्सीनेटेड एंड 75% पे जब जाएंगे, विच आई एम प्रेडिक्टिंग कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी वी विल बी एबल टू अचीव दैट नंबर, जिस तरह से ये सारे हॉट स्पॉट के अंदर खोले गए हैं। तो उसके बाद इंशाल्लाह बहुत हालात जो है ना वो फेवरेबल हो जाएंगे पब्लिक हेल्थ की गाइडलाइंस के मुताबिक, या हेल्थ वाइज ये मेडिकल साइंस के हवाले से 75% पॉपुलेशन जब फुली वैक्सीनेटेड हो जाएगी तो द थिंग्स विल बी अ लॉट बेटर। थिंग्स विल बी लॉट बेटर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एहसानुल्लाह वड़ाई साहब और फैसल मजीद साहब, आपके वक्त देने का और हमारे नाजरीन को ताज़ा तरीन इत्तलात से आगाह करने का। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने आज देखा, आज हमारा जो टॉपिक था इस हवाले से था कि जून की 21 तारीख को जो 2 ऐलानात किए गए, एक तो पाकिस्तान से आने वाली डायरेक्ट परवाज़ों की लगी पाबंदी उठा ली गई। अब PIA जो है वो पाकिस्तान जो है वो 25 जून से आना शुरू हो चुकी हैं PIA की परवाज़ें, और दूसरी जानिब हुकूमत ने फुली वैक्सीनेटेड कैनेडियंस के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल में नरमी का ऐलान किया। यानी इससे मुराद ये थी कि वो लोग जो अब यहाँ से पाकिस्तान जाना चाहते हैं, दीगर मुल्कों में जाना चाहते हैं, अगर दोनों डोजेज़ उनकी लगी हुई हैं तो वापसी पे 3 दिन का होटल क्वारंटीन का रूल, और घर जाके 14 दिन क्वारंटीन आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके बच्चे हैं जिनको 1 डोज़ लगी है, 2 डोजेज़ नहीं लगी हैं, तो उन बच्चों को वापस आके होटल तो नहीं रुकना, लेकिन घर जाके 14 डेज़ क्वारंटीन जो है वो करना पड़ेगा। और वो लोग जो पाकिस्तान बैठे हैं अब वापस आना चाहते हैं तो PIA की परवाज़ें खुल चुकी हैं। लेकिन अगर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट्स के ज़रिए आना चाहते हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों से, जिसमें पहले ट्रांजिट पे भी PCR टेस्ट करना पड़ रहा था और पाकिस्तान से भी करना पड़ रहा था, अब वो मुश्किल भी आपकी आसान हो गई। पाकिस्तान से आप PCR टेस्ट कराएंगे और कनाडा में आप जो है वो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। स्टूडेंट्स और PR कार्ड होल्डर्स के हवाले से फैसल साहब ने आपको बताया, वो भी आपने सुना, और डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि जिनको पहली डोज फाइज़र की लगी है या एस्ट्राजेनेका की लगी है, दूसरी डोज मॉडर्ना की लगाने में कोई हरज नहीं है, इंटरचेंजेबल है, मिक्स एंड मैच, फुली सपोर्टेड है, फुली अलाउड है और डॉक्टर्स की तरफ से रेकमेंडेड है। नाज़रीन, हमारी कोशिश थी कि आपको इस हवाले से आगाह करें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, ताकि आप अपने पाकिस्तान से कनाडा वापस आने के प्लान्स, और कनाडा से अगर आप किसी वजह से पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो उस हवाले से आप अपनी मुकम्मल तैयारी कर सकें। अपने होस्ट उवैस इकबाल को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम। कनाडा सरमायाकारी के लिए जन्नत। टोरंटो की गुंजान आबादी के बायस अब आबादकारी दूसरे शहरों में ओटावा, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, किंगस्टन और दीगर शहर अब सरमायाकारी और आबादकारी के लिए आइडियल। आप कमर्शियल, रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का इरादा रखते हो तो टीम ऑफ सैयद को एक दफा कॉल लाजमी कीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके सरमाए का सही इस्तेमाल कहाँ है। लंदन, साउथ एशिया, फॉर ईस्ट, मिडिल ईस्ट, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की रियल एस्टेट मार्केट का 25 साल तजुर्बा रखने वाली सैयद टीम को कॉल कीजिए 613-276-0398। Sayyid's team, coast to coast real estate with Royal Star Real.